Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law 8 channel. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज। हम डेली 6 बजे आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर्स लेके आने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगी सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर्स में आपका पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो जाए एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी जहां पर नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाने वाले हैं, गुजरात जुडिशरी जहां पुराने और नए दोनों ही क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं, यूपी की जहां तक बात है यूपी हायर जुडिशरी में हमने देखा नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट की जो सिविल जज के एग्जाम्स हैं उसमें भी नए क्रिमिनल लॉज आ सकते हैं। बिहार की भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, तो आप नए क्रिमिनल लॉज पूरी तरह से पढ़ लीजिए एंड आई कैन अश्योर कि अगर आप इन 5 लेक्चर्स को देख रहे हैं ध्यान से तो आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बैरक लेकर ज़रूर आइएगा, बिकॉज जो भी मैं हाईलाइट करूंगी, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी, आप कोशिश करिएगा अपनी बैरक में लिख लीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एनी अपकमिंग स्टेट जुडिशरी, या फिर अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। मैं बैरेक्ट से पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सबसे पहली बात, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ये कौन सा एक्ट है, तो दिस इज द 47th एक्ट ऑफ 2023 और इसे अडॉप्ट करा गया था 25 दिसंबर 2023। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम सेक्शंस की बात करें तो देयर आर टोटल 170 सेक्शंस इन दिस एक्ट। पार्ट्स की बात करें तो वी हैव 4 पार्ट्स एंड अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो वी हैव टोटल 12 चैप्टर्स इन दिस एक्ट। ये थी कुछ बेसिक बातें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा प्रियम्बल का पार्ट। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये एक्ट बनाया गया कि कंसोलिडेट कर सके, मतलब हम एक जगह इकट्ठा कर सकें और जनरल रूल्स प्रोवाइड कर सकें जो भी प्रिंसिपल हैं एविडेंस फॉर द फेयर ट्रायल। जनरल रूल एंड प्रिंसिपल्स हम बता सकें, फेयर ट्रायल किस तरह से प्रोसेस में आएगा एंड एविडेंसेस में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। ओके, हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 से, दैट इज चैप्टर 1। ये है प्रिलिमिनरी पार्ट हमारा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहने वाले हैं एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल्स। सेकेंड पॉइंट, एंड इट डजंट अप्लाई ऑन एफिडेविट्स। ओके, सबसे पहली बात ये अप्लाई करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, किसी भी कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे जिसमें कोर्ट मार्शल्स भी शामिल हैं, लेकिन ये एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं करता है प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर्स पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है। तो ये कहाँ अप्लाई करता है, कहाँ नहीं अप्लाई करता है, दोनों बातें मैंने बता दी, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 इज सेइंग दैट इसकी इन्फोर्समेंट की बात यहाँ हो रही है। तो 1 जुलाई, ओके, 1/7/2023 को ये लागू कर दिया गया था। 1/7/2023, दैट मीन्स 1 जुलाई 2023 से इसकी इन्फोर्सिबिलिटी शुरू हो गई। 2024, सॉरी स्टूडेंट्स, 2024 से। ओके, तो ये है इन्फोर्समेंट डेट। नाउ कम्स द डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन क्लॉज। ध्यान से देखिएगा, 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में कोर्ट की डेफिनेशन है, 2A में नहीं है, 2(1)A में है। ओके, इन छोटी चीजों का आप ध्यान जरूर दीजिएगा, किसी भी जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिलिमिनरी में। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास कोर्ट का। तो कोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, सबसे पहली बात, सारे जजेस आ जाएंगे, सारे मजिस्ट्रेट्स आ जाएंगे एंड और भी पर्सन्स आ जाएंगे जो कि लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर्स शामिल नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती है, और हमारे पास जजेस, मैजिस्ट्रेट, लीगली ऑथराइज्ड पर्सन एंड आर्बिट्रेटर्स होंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो कोर्ट में शामिल नहीं होते हैं। और क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड द पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। नाउ कम्स सबसेक्शन बी विच टॉक्स अबाउट कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रूफ होते हैं जिसके रिगार्ड में हमको कोई और एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट हमें अलाउ ही नहीं करेगी कि हम कोई और एविडेंस दें फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। ओके, ये मतलब ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं और ऐसे ये कंक्लूसिव प्रूफ बन चुके हैं कि नाउ यू कैन नॉट डिनाई दिस, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। सबसेक्शन
सी टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा मैटर जिसे कोर्ट बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, ओके, दिस डजंट एग्जिस्ट, या फिर कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है, मतलब इतने क्लैरिटी के साथ हमें नजर आ रहा है कि हाँ दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट, और कोई भी प्रूडेंट मैन उसके सपोजिशन में एक्ट कर रहा है कि हाँ ये तो एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड को हिंदी में बोलते हैं ना साबित, ओके, जिसे डिसप्रूव कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट कम्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। दस्तावेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसा मैटर जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस पे। दैट मीन्स हम किसी नोटबुक में लिख सकते हैं, दीवार पर लिख सकते हैं, स्टोन पर लिख सकते हैं, किसी भी जगह पर अगर हमने कोई भी लेटर्स लिखा, फिगर्स लिखा, या फिर मार्क्स बनाए, या एनी अदर मीन्स, या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, दैट मीन्स हमने लेटर्स में लिख दिए, फिगर्स में लिख दिए, मार्क्स में लिख दिए, या फिर एक लेटर लिखा है हमने और साथ में फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, तो दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओके। एंड इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस। अब इसमें नई चीज ये ऐड कर दी गई है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। ये न्यूली ऐड करा गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इलस्ट्रेशंस आपने पढ़े होंगे, आप अगर आपने एविडेंस पढ़ा है, सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर जो राइटिंग होती है वो डॉक्यूमेंट होती है, वर्ड्स जो प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है या फोटोग्राफ्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैप और प्लान जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं, इंस्क्रिप्शन, मेटल प्लेट पर जो इंस्क्रिप्शन या स्टोन्स पर जो होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन जो 6th इलस्ट्रेशन है हमारा, ये न्यूली ऐड करा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसमें बोला गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ईमेल्स पर है, सर्वर लॉग्स पर है, डॉक्यूमेंट्स जो कि कंप्यूटर्स में है, लैपटॉप्स में है, हमारे स्मार्टफोन्स में है, मैसेजेस में है, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल मैसेजेस, ये सारी चीजें जो भी डिजिटल फॉर्म में है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए हो जाएंगे, ओके। 2(1)(e) डिफाइंस एविडेंस, ओके। ई में एविडेंस है, याद कर सकते हैं, ई फॉर एविडेंस। तो एविडेंस में क्या क्या चीजें शामिल होती है? सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पर ओरल एविडेंस की। तो कोई भी स्टेटमेंट, सी अब न्यूली इसमें ऐड कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक शब्द, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं, अगर कोर्ट हमें परमिट कर रही है और हमने कोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए, ओके, किसी भी फैक्ट का अंडर इंक्वायरी, तो उन स्टेटमेंट्स को हम ओरल एविडेंस कहते हैं, मौखिक साक्ष्य। नाउ कम्स ये जो 2 पार्ट है, इट टॉक्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल अब कर दिया गया, ओके। ये भी न्यूली एडेड वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है, अगर हम इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहने वाले हैं। 2(1)(f) टॉक्स अबाउट फैक्ट। सी एफ फॉर फैक्ट होता है, इसलिए फैक्ट की डेफिनेशन हमें याद हो जाएगी इजली। फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स जिसे हम सेंसेस से अपने परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मौसम काफी ठंडा है, तो हाउ कैन वी फील दैट? बाय आवर सेंसेस, हम अपने स्किन पर ये चीज फील कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ही पंजेंट स्मेल है, तो वो हम कैसे अपने नोज से स्मेल करके हम समझ पा रहे हैं, सेंसेस से हम फील कर पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। सबसेक्शन ये जो 2 क्लॉज है हमारा, ये बात कर रहा है कोई भी मेंटल कंडीशन विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, किसी भी मेंटल कंडीशन को भी हम फैक्ट कहते हैं, ओके। इलस्ट्रेशन से हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टन ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हम उसे फैक्ट कहने वाले हैं। हमने कोई चीज देखा या सुना, वो भी फैक्ट है, क्योंकि हम अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं उन चीज को। किसी पर्सन ने कोई बात कही, दैट इज ऑल्सो फैक्ट, क्योंकि उसे भी हमने अपने ईयर्स से सुना। कोई भी पर्सन अगर सर्टन ओपिनियन फॉर्म कर रहा है या उसकी कोई सर्टन इंटेंशन है, किसी गुड फेथ में उसने कोई एक्ट करा, फ्रॉडुलेंटली एक्ट करा, कोई पर्टिकुलर वर्ड का उसमें इस्तेमाल करा, पर्टिकुलर सेंस में उन्होंने इस्तेमाल करा, ये सारी चीजें फैक्ट हो जाती है, बिकॉज हम इसे अपने कॉन्शियस माइंड में ले पा रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर दी मेंटल फैक्ट्स, ओके। ये हम अपने सेंसेस से नहीं फील कर रहे हैं, ये हम ओपिनियन बना रहे हैं, तो दीज आर दी मेंटल फैक्ट्स। नाउ कम्स 2(1)(g) टॉक्स अबाउट फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि मैटर इन डिस्प्यूट है, ओके। फैक्ट इन इशू का सिंपल वर्ड है कि वो मैटर इन डिस्प्यूट है। एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है किसी भी फैक्ट को, ओके।
एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे हम सवाल कर रहे हैं, उसके नेचर या एक्सटेंट पर सवाल कर रहे हैं, या फिर हम अपने राइट या लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दैट इज फैक्ट इन इशू. And whenever under the provisions of law for the time being in force relating to CPC के रिगार्डिंग अगर हम जाएं, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड एंड इशू ऑफ द फैक्ट टू बी असर्टेड ऑन डिनाइड इन आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू. हम जो फैक्ट इन इशू यहाँ पर बोला जा रहा है, जो इशू इन फैक्ट होता है दैट इज फैक्ट इन इशू का आंसर होता है वो. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये सारे इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स आप जरूर याद रखिएगा कि 2(1)A में क्या था, कोर्ट देखा हमने, कोर्ट के बाद हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कंक्लूसिव प्रूफ, राइट. उसके बाद डिसप्रूव्ड देखा, D फॉर हमने डॉक्यूमेंट देख लिया, E फॉर एविडेंस हमने देखा, F फॉर फैक्ट देखा, G फॉर हमने फैक्ट इन इशू देखा. आफ्टर दैट वी आर सीइंग नाउ मे प्रेज्यूम. ओके, इससे पहले हम फैक्ट इन इशू के कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. सी, A ने B की डेथ कॉज कर दी. अब यहाँ पर ये इशू हो जाएगा कि क्या सचिन में A ने B की डेथ कॉज करी है, ये मैटर एंड डिस्प्यूट हो गया स्टूडेंट्स. तो दिस इज फैक्ट इन इशू. क्या A की इंटेंशन थी B की डेथ कॉज करने की, दैट विल ऑल्सो बी अ फैक्ट इन इशू. ए ये कहता है कि हाँ मैंने डेथ तो कॉज करा है, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था मुझे बी के द्वारा. दिस इज ऑल्सो फैक्ट इन इशू. यू हैव टू प्रूव दैट. फैक्ट इन इशू में जो भी चीजें, जिस भी चीज के लिए डिस्प्यूट हो रहा होता है स्टूडेंट्स, और हम उस चीज के लिए कोर्ट में जाकर बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ओके, वेदर माई पॉइंट इज करेक्ट और द अदर पर्सन पॉइंट इज करेक्ट, तो दैट इज फैक्ट इन इशू. नाउ कम्स मे प्रेज्यूम. मे प्रेज्यूम का क्या होता है, मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ. कोर्ट उस फैक्ट को प्रेज्यूम तो करेगी कि हाँ दिस फैक्ट एग्जिस्ट, लेकिन हम उसे डिस्प्रूव कर सकते हैं, ओके, या फिर कोर्ट हमें बुला सकती है कि यू हैव टू प्रूव दिस, ओके. अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड हम मानेंगे कि ये प्रेज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ दिस फैक्ट एग्जिस्ट, और या फिर कोर्ट हमें बुला सकती है फॉर डिसप्रूविंग इट, ओके, प्रूफ उसकी देने के लिए. नाउ कम्स नॉट प्रूव. नॉट प्रूव का मतलब होता है ऐसे फैक्ट्स जिसे ना प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है, ओके. दैट मीन्स वो अभी प्रूव्ड ही नहीं किए गए हैं, वो बीच के स्टेटमेंट्स हैं, ना ही उसे प्रूव माना जा रहा है ना ही डिसप्रूव माना जा रहा है. जे पॉइंट टॉक्स अबाउट प्रूव्ड. हम किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड कब कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स. हमने कोर्ट के सामने कुछ मैटर्स कंसिडर किए और कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि हाँ दिस थिंग एग्जिस्ट, या उसकी एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माना जा रहा है कि कोई भी प्रूडेंट मैन उसके एग्जिस्टेंस पर लेकर कोई एक्ट अपना कर रहा है, वो सपोज कर रहा है कि हाँ दिस थिंग एग्जिस्ट. मतलब डिसप्रूव्ड का ये अपोजिट वर्जन है. डिसप्रूव्ड में हम मान रहे थे कि हाँ दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट, ओके, उसके नॉन एग्जिस्टेंस पर हम ज्यादा हावी हो रहे थे. नाउ कम्स प्रूव्ड. प्रूव्ड में कोर्ट मानेगी कि हाँ दिस थिंग एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस पर हम बिलीव कर रहे हैं. अब रेलेवेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, रेलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत. दैट मीन्स कोई भी ऐसा स्टेटमेंट वो कनेक्टेड है किसी अदर फैक्ट से इन सच अ वे दैट प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट. सी, इस चैप्टर के बाद हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं. उसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है वो नजर तो हमें आ रही है कि हाँ दिस कैन बी टेकन एज एविडेंस, लेकिन वो रेलेवेंट ही नहीं रहेगी. तो जब तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि रेलेवेंट, कोई भी ऐसा एविडेंस जो रेलेवेंट नहीं है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लाइक कि हमें प्रूव करना है फॉर दी मैटर ऑफ एविडेंस, तो अगर वो रेलेवेंट है तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं. रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर हमें उस चीज के लिए पढ़ना पड़ेगा. रेलेवेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि कनेक्टेड है अदर वेज से, ओके, कनेक्टेड सच अ वे, किसी भी केस से ये पर्टिकुलर एविडेंस इस तरह से कनेक्टेड है कि हाँ वो रेलेवेंट है, हमें उस एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड लेना ही पड़ेगा. नाउ कम्स शैल प्रेज्यूम. हमने मे प्रेज्यूम देखा था. मे प्रेज्यूम में तो कोर्ट मान रही थी कि हाँ हम प्रेज्यूम कर सकते हैं कि दिस थिंग एग्जिस्ट और दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट, लेकिन वो प्रूफ के लिए भी बुला सकती थी. यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड हम उस चीज को प्रूव्ड मानने वाले हैं. प्रेज्यूम कर लेगी कोर्ट किसी भी फैक्ट को कि हाँ ये प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. यहाँ पर कॉल फॉर प्रूफ का ऑप्शन नहीं है, मे प्रेज्यूम में था, क्योंकि मे प्रेज्यूम एक छोटे लेवल का प्रिजम्पशन था. शैल प्रेज्यूम एक बड़े लेवल का प्रिजम्पशन हो जाता है जिसमें प्रिजम्पशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ओके.
इसके बाद बोला जा रहा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड इन द आईटी एक्ट। सी, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि डिफाइन नहीं करा गया है स्टूडेंट्स, तो आप आईटी एक्ट के डेफिनेशन में जाकर देख सकते हैं, बीएनएसएस के डेफिनेशन में या भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन को हम मानेंगे। शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम के बारे में एक बार और मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो। जो हमारा मे प्रिज्यूम है वो रिबटेबल है ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है उसे वो भी रिबटेबल तो है लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर नहीं है। कोर्ट मतलब कॉल फॉर प्रूफ नहीं कर रहा है, उसमें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसे डिस्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड कंक्लूसिव प्रूफ तो ऐसा स्टेटमेंट हो जाता है जिससे हम डिस्प्रूव कर ही नहीं सकते। ओके, उस पर एविडेंस ही देने हमें नहीं दिया जाएगा। नाउ कम्स पार्ट 2, इट टॉक्स अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा था रेलेवेंट वर्ड। रेलेवेंट में कहा गया था कोई भी ऐसा जो कि कनेक्टेड है अदर फैक्ट से, और हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर से बताएंगे कि वो रेलेवेंट है या नहीं। तो सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी बात करता है, अगर हमें एविडेंस देना है तो हमें ऐसे चीजों का देना है जो कि फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलेवेंट फैक्ट है। किसी भी चीज की हम एविडेंस लेकर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट दैट मीन सिविल सूट हो गया, प्रोसीडिंग का मतलब हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑफ द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर हम एविडेंस लेकर आ सकते हैं फैक्ट इन इशू के। ओके, ये था हमारा सेक्शन 3, सिर्फ इतनी सी बात है। ओके, अब इसके एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ए ने ट्राई किया फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए पर ट्रायल चल रहा है फॉर द मर्डर ऑफ बी, क्योंकि उसने बी को बीट करा है विद अ क्लब विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। अब ए के ट्रायल के दौरान क्या क्या चीजें फैक्ट इन इशू बढ़ी। पहली बात की क्या ए ने बी को मारा था क्लब से। दूसरी बात, क्या ए के मारने की वजह से ही बी की डेथ हुई है। एंड तीसरी बात, क्या ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की। तो अगर आप कोर्ट में एविडेंस लेकर आ रहे हैं दैट ए ने बी को मारा है, आपके पास कुछ प्रूफ है, ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया हो या आपने खुद देखा हो ए को बीट करते हुए बी को, या फिर आपने बता दिया कि हाँ ए की इंटेंशन तो थी बी को मारने की, आप प्रूफ कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट अगर एविडेंसेस आप लेकर आ रहे हैं तो दैट विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन 3, बिकॉज सेक्शन 3 कह रहा है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग है या फिर रेलेवेंट है तो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। Section 4 talks about the closely connected facts. That means relevancy of fact forming part of the same transaction. और स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ओके, इस पर एक इंपॉर्टेंट केस भी है, सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ओके, एंड ये हमारा एक्सेप्शन हो जाता है इस चीज का कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। जनरल रूल है कि हियर से एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मानते हैं, लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हाँ हियर से एविडेंस को भी लिया जा सकता है ऑन रिकॉर्ड। और एक बात स्टूडेंट्स की हमें एविडेंस के प्रिंसिपल्स देखने हैं कि आखिर ये पूरा एक्ट कौन से प्रिंसिपल पर बना हुआ है। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। एविडेंस हम जो भी देंगे वो कन्फाइंड होना चाहिए मैटर इन इशू के, ये बात सेक्शन 3 में भी दी गई है। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ओके, हियर से एविडेंस एडमिट नहीं करना है, लेकिन सेक्शन 4 इसका एक्सेप्शन हो गया। इसके एक्सेप्शंस हम आगे डाइंग डिक्लेरेशन में भी देखते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से सेक्शंस में हम देखते हैं। और तीसरी बात की बेस्ट एविडेंस हमेशा देना है, सारे केसेस में हम सिर्फ बेस्ट एविडेंस दे सकते हैं। दैट मीन्स हम डायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं, ओरल अगर हम ओरल एविडेंसेस अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में तो। ओके, तो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और ये रहा हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ओके, सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। यहाँ पर बोला जा रहा है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में ही नहीं है लेकिन वो इस तरह से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के या फिर रेलेवेंट फैक्ट के कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कोई भी फैक्ट जो कि इशू में नहीं है लेकिन वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहा है, तो दोज आर रेलेवेंट फैक्ट्स वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, या फिर वो दूसरे जगहों पर या दूसरे टाइम पर कमिट किए गए हों। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं हम। ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम।
whatever was said or done by A और B, ए और बी के द्वारा जो भी कहा गया या फिर आसपास के लोगों के द्वारा जो भी कहा गया एट द टाइम ऑफ बीटिंग या सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो वो सारी चीजें पार्ट फॉर्म कर रही है ट्रांजैक्शन का। दैट इज व्हाई दोज आर रेलेवेंट फैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 4। एक और इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन डी सेज दैट द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्या जो सर्टेन गुड्स थे ऑर्डर किए गए थे बी के द्वारा वो क्या ए को डिलीवर हुए हैं। तो ये देखा जाएगा कि गुड्स तो डिलीवर हुए हैं सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, तो ये सारी डिलीवरी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। सपोज बी से ए तक हमें अगर डिलीवरी करवानी थी तो बीच में कई सारे, सपोज पहले वो एक्स के पास गया वो डिलीवरी ऑर्डर, उसके बाद फिर वाई के पास गया एंड देन वो ए के पास पहुंचने वाला था। तो अगर हम देख रहे हैं कि हाँ एक्स के पास तो ये डिलीवरी गई है, वहां से वाई के पास भी गई है, तो दीज आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट कि हम मान लेंगे कि इसे हम एज एन एविडेंस ले सकते हैं बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ओके, दीज आर सो कनेक्टेड, क्योंकि ये है कि ये जो अकरेंस हो रही है ये सेम टाइम एंड प्लेस पर तो नहीं हो रही है, डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस पर हो रही है। जो एक्स के पास डिलीवरी गई फिर वाई के पास डिलीवरी गई, स्टिल दे आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू कि ये एक पार्ट फॉर्म कर रही है ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। दैट इज व्हाई दीज आर रेलेवेंट। Now comes section 5. It talks about fact which are occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. Section 5 में बोला जा रहा है fact जो कि occasion, cause या effect जो कि immediate भी हो सकता है otherwise भी हो सकता है of the relevant fact or fact in issue जो कि constitute कर रहा है state of things under which they happened, या फिर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कुछ भी कार्य करने के लिए फॉर देयर अकरेंसेज और ट्रांजैक्शंस, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ किसी मॉल में गई और मैंने आपको बताया कि हाँ आई हैव मनी और मेरे पास से कुछ देर में वो पैसे गायब हो जाते हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो थी कि आप मेरे पैसे चुरा सकते हैं बिकॉज यू नो अबाउट कि यू नो दैट कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे लेकर आई हूँ, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आपको ओकेजन मिल गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट हो जाते हैं अगर कोई भी ऐसा फैक्ट हमें पता चल रहा है कि ये ओकेजन फॉर्म कर रहा है या कॉज और इफेक्ट दिख रहा है इस चीज का। सपोज ए ने बी को पॉइजन दे दिया, बी तो रिकवर कर गया, बी की डेथ नहीं हुई, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे सिम्टम्स नजर आए, सपोज वो पॉइजन खाने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ इमीडिएट और अदरवाइज, वो तो इफेक्ट कर रहा है कि हाँ इसने पॉइजन दिया और उस पॉइजन का ही इफेक्ट है ये, तो ये जो इफेक्ट हुआ दैट विल ऑल्सो बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड अकरेंसेस, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है। आप इसे स्कोप वर्ड से भी याद रख सकते हैं, दैट मीन्स स्टेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, सी फॉर हमारा कॉज हो जाएगा, ओ फॉर ओकेजन हो जाएगा और ओपी दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी हो जाएगी एंड फाइनली ई फॉर इफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 6 हम आते हैं। सेक्शन 6 को आप पीसीएम से याद कर लीजिए, दैट इज प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड मोटिव। तो सेक्शन 6 बात कर रहा है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। कोई भी ऐसा फैक्ट रेलेवेंट तब हो जाएगा जब वो शो कर रहा है कि हाँ उसके पास मोटिव थी या प्रिपरेशन थी फॉर कोई भी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सपोज मुझे किसी का मर्डर करना था, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मुझे किसी का अगर मर्डर करना है और मैंने पॉइजन खरीदा, तो ये फैक्ट खुद में नजर आ रहा है कि दिस इज द प्रिपरेशन पार्ट, तो दैट विल बी रेलेवेंट फॉर प्रूविंग कि हाँ मेरा ये इंटेंशन था, या मैंने अगर कल को मर्डर कर दिया या मैंने अटेम्प्ट भी करा है, तो दिस इज द प्रिपरेशन स्टेज, तो ये रेलेवेंट एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding। यहाँ पर कंडक्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी का कंडक्ट शो करना है तो हम उसके प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी शो कर सकते हैं। उसने अगर कोई कंडक्ट करा, उसका प्रीवियस या सब्सिक्वेंट क्या इफेक्ट पड़ा था, दैट विल ऑल्सो बी रेलेवेंट एज पर दिस सेक्शन। अब कंडक्ट की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में कंडक्ट में सिर्फ स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कंडक्ट अगर हमें दिखाना है तो हम
सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम साथ ही साथ देखेंगे आखिर उसने किया क्या है इन सच कंपनी, उनका एक्ट देखेंगे, स्टेटमेंट के साथ उन्होंने क्या एक्ट करा है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 सेज दैट व्हेन कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो कि उसके द्वारा या उसके प्रेजेंस में किया जा रहा है और उस स्टेटमेंट के वजह से वो पर्सन कोई कंडक्ट कर दे रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए पर्सन के सामने जाकर कहा कि तुम बी को पैसे मत देना बिकॉज बी ने मेरे पैसे भी मुझे वापस नहीं किए, बी तो किसी के पैसे वापस नहीं करता है, और इतना सुनते ही बी वहां से चला गया। तो मेरा तो ये स्टेटमेंट था और मेरे स्टेटमेंट की वजह से उसने कंडक्ट दिखाया, वो चुपचाप वहां से चला गया, तो दैट विल बी रेलेवेंट एज पर दी एक्सप्लेनेशन 2। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया। इसी तरह के कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ भी दिए हुए हैं, इन इलस्ट्रेशंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सी एक इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए पर ट्रायल चलाया गया बी के मर्डर का। फैक्ट ऐसा है दैट ए मर्डर्ड सी, और बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर किया है, और बी ने पैसे लेने की कोशिश की है ए से कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दो, उसने एक्सटॉर्ट करा, एक्चुअली उसने पैसे लिए कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो, अदरवाइज मैं तो सबको बता दूंगा कि तुमने सी का मर्डर करा था। तो ये नॉलेज तो रेलेवेंट हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बी के क्या मोटिव है। तो ए ने बी का मर्डर करा है, हम इससे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ए को ये खतरा था, ए को ये डर था कि कहीं बी सबको बता ना दे कि उसने सी का मर्डर करा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोटिव देख सकते हैं, ए का मोटिव देख सकते हैं हम। Illustration C says that A is tried for the murder of B by poison. ओके, ए पर ट्रायल चलाया गया है कि उसने बी का मर्डर किया पॉइजन से। और फैक्ट हम ये देख सकते हैं, बिफोर द डेथ ऑफ बी, बी के डेथ से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट व्हिच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलेवेंट। मैंने जो प्रिपरेशन वाली बात कही थी, हमने इस वाले इलस्ट्रेशन में देख लिया कि ए ने उसी सिमिलर पॉइजन उसने कहीं से खरीद कर लाया है। तो हमें ये अंदाजा तो मिल रहा है कि हाँ उसी ने बी को अगर मारा है, सेम पॉइजन से मारा है, और हम ये भी देख सकते हैं कि उसने कहीं ना कहीं से ये पॉइजन खरीद के लाया है, तो दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। हम रेलेवेंसी की ही तो बात कर रहे हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट या दिस एविडेंस विल बी रेलेवेंट और नॉट। ओके, तो आपको डॉट्स यहाँ पर कनेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स। और एविडेंस एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन एफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है। फैक्ट ऐसे हैं दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड, बी को जब रॉब किया गया, सी सेड इन एज प्रेजेंस, सी ए के सामने ये कहता है द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब्ड बी, पुलिस आ रही है उसको पकड़ने जिसने बी को लूटा है। और इतना सुनते ही ए वहां से भाग गया। तो ये ए का कंडक्ट शो कर रहा है ना हमें, हमने स्टेटमेंट दिया कि पुलिस आ रही है आपको पकड़ने के लिए, किसी भी पर्सन को पकड़ने के लिए आ रही है जिसने बी को लूटा है, इतना सुनते ए वहां से भाग गया, तो दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ये बहुत ही जनरल चीजें हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से सारे इलस्ट्रेशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ स्टेटमेंट्स। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट। सी ऐसे फैक्ट भी एविडेंसेस बन जाएंगे, ऐसे फैक्ट भी हमारे लिए रेलेवेंट बन जाएंगे जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रही है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, या फिर वो सपोर्ट या रिबट कर रही है किसी भी इन्फरेंस को, या फिर वो आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रही है, या फिर किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रही है, या फिर किसी पर्सन की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रही है, या फिर वो टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग कोई बात कह रही है। तो ये सारी चीजें इंक्लूडिंग शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, कोई ऐसा फैक्ट जो कि रिलेशन ऑफ द पार्टीज शो कर रहा है, जो रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो सेक्शन 7 में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहा है, या सपोर्ट या रिबट कर रहा है, या किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहा है किसी पर्सन या थिंग की, या टाइम या प्लेस के रिगार्डिंग वो कोई बात बताना चाह रहा है, या फिर रिलेशन ऑफ द पार्टीज बता रहा है। सपोज ए ने बी का मर्डर कर दिया है, और हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में ऑलरेडी दुश्मनी थी, उनकी फैमिली डिस्प्यूट थी शुरू से, तो ये रिलेशन ऑफ द पार्टीज हमें शो कर रहा है, तो दैट इज वाई उनका रिलेशन जो है दैट विल बी रेलेवेंट एज पर दिस चैप्टर। ओके, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं।
द क्वेश्चन इज वेदर द गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। एक डॉक्यूमेंट पर डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या ये ए की विल है। State of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant. ए के प्रॉपर्टी या उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी एट द टाइम जब ये विल बनाया गया, माना जा रहा है कि ये विल बनाया गया है इस दिन, उस दौरान ए के पास क्या प्रॉपर्टी थी, उसकी फैमिली के पास क्या प्रॉपर्टी थी, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जा रही है। ओके क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रही है या इंट्रोड्यूस कर रही है कि ये विल किस तरह से आखिर बना होगा। ठीक है, एंड इसमें ये भी टीआईपी भी इंक्लूड हो जाती है। ओके, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, हम आइडेंटिटी की यहाँ बात कर रहे हैं ना, पर्सन हुज आइडेंटिटी भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसमें टीआईपी भी इंक्लूड हो जाती है। ओके, सेक्शन 7 में हम टीआईपी भी देखते हैं। ये सारे इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप अगर एक बार भी रीड कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। सी इलस्ट्रेशन एफ में पढ़ देती हूँ। ए इज ट्राइड फॉर अ राइट, ए पर ट्रायल चलाया गया राइट के लिए, और ये प्रूव कर दिया गया टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब। तो जो क्राइज ऑफ द मॉब है, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रही है नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। सेक्शन 8 को आप कंस्पिरेसी शब्द से याद कर लीजिए। कोई भी पर्सन जब ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके कंस्पिरेसी करी है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए या किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए, तो उनमें से दो या दो से ज्यादा थे, ठीक है, उनमें से किसी भी एक पर्सन ने कुछ ऐसी चीज कही की या फिर रिटन फॉर्म में दे दी इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, अपने कॉमन इंटेंशन से जो वो क्राइम करने वाले थे उसके बारे में अगर उन्होंने बता दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड, पहली बार उनका इंटेंशन जब इंटरटेन किया गया उसके बाद वो कभी भी अगर अपना कॉमन इंटेंशन किसी भी पर्सन से बताते हैं तो दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने मिलकर कहीं पर ऑफेंस करने के लिए प्लान करा। ओके, उनकी कंस्पिरेसी उन्होंने फॉर्म करी कि हम पर्टिकुलर जगह पर चोरी करेंगे जाकर। ए और बी ने मिलकर ये डिसाइड करा। उन्होंने एक बार कोशिश भी कर ली चोरी की, लेकिन वापस आ गया बिकॉज उस वक्त बहुत सारे लोग वहां पे थे, तो इनका चोरी नहीं उस वक्त हो पाया। तो इन्होंने प्लान करा कि हम अगले दिन फिर से जाएंगे, जब सब लोग सो रहे होंगे रात के समय हम लोग जाके चोरी करके आएंगे। लेकिन बी ने क्या करा, उसने जाके पुलिस में बता दिया कि हम लोग मिलकर यहाँ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि वी विल कमिट थेफ्ट। तो ये चीज रेलेवेंट हो जाएगी बिकॉज ये कंस्पिरेसी वाली बात है, और जब पहली बार इंटरटेन किया गया दैट मीन्स पहली बार जब उन्होंने कोशिश भी करी है और उसके बाद उन्होंने जाके पुलिस में बताया है या किसी भी थर्ड पर्सन को बताया है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 8। ओके, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। सी कुछ ऐसे भी फैक्ट होते हैं जो कि रेलेवेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है इस वजह से वो रेलेवेंट बन जा रहे हैं। सेक्शन 9 में क्या बात हो रही है कि अगर कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के, तो वो रेलेवेंट हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने बी पर्सन का मर्डर किया है, ओके, और मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि नहीं उस दिन तो मैं बैंगलोर में थी, दिल्ली में नहीं थी, क्राइम तो दिल्ली में हुआ और मैं उस वक्त बैंगलोर में थी, अगर मैंने ये कह दिया तो ये प्ली ऑफ एलिबी मुझे मिल जाएगा कि आई वॉज समवेयर एल्स। ये इतना इनकंसिस्टेंट है इसीलिए ये फैक्ट रेलेवेंट हो गया। दूसरी बात कि अगर फैक्ट इस तरह का है कि वो इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बताते रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप एक केस लॉ पढ़ लीजिएगा, दैट इज दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। आप उस केस लॉ को बगल में सिर्फ लिख लीजिए, ठीक है। और सेक्शन नंबर 9 को हम रेसिडुअल सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट है बट रेलेवेंट है। और ये जो पॉइंट नंबर 1 है, दैट मीन्स हम जो प्ली ऑफ एलिबी स्टैब्लिश कर रहे हैं ये हमेशा एक्यूज्ड के द्वारा स्टैब्लिश करी जाती है, ओके। और सेक्शन 8 की अगर हम बात करें, जो हमने कंस्पिरेसी वाली बात करी, इसको हम रूल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं। रूल ऑफ एजेंसी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इम्प्लाइड एजेंसी भी हम कह सकते हैं। इसे आईपीसी के सेक्शन 120A एंड 120B के साथ पढ़िएगा, विच टॉक्स अबाउट दी क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ओके।
और इस पर हमारा एक केस लॉ भी है, दैट इज आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई का केस है, और अफजल केस भी है जो कि मुंबई कंस्पिरेसी केस था। ठीक है, और एक और केस था दैट इज मिर्जा अकबर केस। उस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि नैरेशन ऑफ द पास्ट स्टोरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर हम पास्ट स्टोरी का भी बता रहे हैं कि हमने कभी कंस्पिरेसी तो करी थी बट अभी प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो दैट विल नॉट बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 8। ये था मिर्जा अकबर का केस। ओके, तो आप ये 2-3 केस लॉस लिख लीजिएगा। रूल ऑफ एजेंसी है सेक्शन 8 ये लिख लीजिएगा, और सेक्शन नंबर 9 के बारे में आप लिख लीजिएगा कि ये रेसिडुअल सेक्शन है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, और ये हमेशा जो पॉइंट 1 है हमारा, ये हमेशा एक्यूज्ड के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेती हूँ मैं। क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। हमारे पास ये सवाल है कि क्या ए ने क्राइम कमिट करा है। सर्कमस्टांस ऐसे नजर आ रहे हैं कि ए, बी, सी और डी इन चारों में से ही किसी ने कमिट करा है, और हमारे पास ऐसे फैक्ट हैं जो कि प्रूव कर रहे हैं कि बी, सी और डी ने तो क्राइम नहीं कमिट करा है। दैट मीन्स ये बहुत हाईली चांसेस है कि ए ने वो क्राइम कमिट करा हो। ओके, तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, यहाँ पर इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल हो जा रही है कि हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि ए ने ही कमिट करा है, तो दिस विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 9। Now comes section 10 which talks about facts tending to enable court to determine amount are relevant in suit for damages. See, section 10 हमारा specifically सिर्फ civil suits के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 में बोला गया अगर किसी भी सूट में हमें डैमेजेस क्लेम करने हैं और कितने डैमेजेस हमें मिलने चाहिए, तो हम फैक्ट्स को देखने वाले हैं which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। ऐसे फैक्ट्स जिसके द्वारा हमें अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जिन फैक्ट्स के द्वारा हम असरटेन कर पा रहे हैं कि कितना डैमेजेस हमें मिलना चाहिए, तो दोज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 10। इसे डैमेजेस वर्ड से याद रखिएगा, ये सिर्फ सिविल केसेस पर अप्लाई होता है ये सेक्शन, अदरवाइज पूरा हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है सिविल और क्रिमिनल दोनों पर अप्लाई होता है। Next comes section number 11. It talks about the fact relevant when right or custom in question. जब right और custom हमारा question में है तो तब कौन से fact relevant होने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी transaction अगर किया गया था जिससे right और custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted और denied, कोई भी ट्रांजैक्शन के द्वारा अगर हमने इस राइट या कस्टम को क्रिएट कर दिया, क्लेम कर दिया, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, असर्ट या डिनाई कर दिया, या फिर इनकंसिस्टेंट बना दिया गया है, इनकंसिस्टेंट इन एग्जिस्टेंस हो गया, तो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन से या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। ये दो शब्द याद रखिएगा, पर्टिकुलर इंस्टेंस के द्वारा भी अगर कोई भी राइट या कस्टम को क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है, या फिर डिस्प्यूटेड है, असर्टेड या डिपार्टेड फ्रॉम है, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस रेलेवेंट हो जाते हैं एज पर सेक्शन 11। इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। चलिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि वेदर ए हैज द राइट ऑफ फिशरी, ए के पास क्या अधिकार है फिशरी का। तो ए के पास एक डीड है विच इज कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। ठीक है, ए के पास एक डीड है कि उसके एंसेस्टर को राइट्स मिले हुए हैं। A subsequent grant of fishery by A's father irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right। कौन से ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस थे जिसमें ए के फादर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया है और इन विच, या फिर ऐसे राइट को स्टॉप कर दिया गया ए के नेबर्स के द्वारा, तो वो सारे फैक्ट यहाँ रेलेवेंट हो जाते हैं एज पर सेक्शन 11। ओके, नाउ कम्स सेक्शन 12। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Section 12 talks about the fact showing the existence of state of mind or body or bodily feeling। Section 12 में बात हो रही है स्टूडेंट्स ऐसे फैक्ट के बारे में जो कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग के बारे में बात कर रहा है। इसमें 7 चीजें हैं टोटल। स्टेट ऑफ माइंड की अगर हम बात करें, क्या क्या चीजें हमारे पास है। सबसे पहली चीज हमारे पास है इंटेंशन, देन नॉलेज, उसके बाद है हमारे पास गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल। तो ये 7 चीजें आपको याद रखनी है स्टेट ऑफ माइंड के रिगार्डिंग। स्टेट ऑफ माइंड हमें किसी का प्रूफ करना है तो हम उसकी इंटेंशन प्रूफ कर सकते हैं, उसके पास नॉलेज थी प्रूफ कर सकते हैं, उसका गुड फेथ प्रूफ कर सकते हैं, उसकी नेग्लिजेंस प्रूफ कर सकते हैं, रैशनेस, इलविल या गुडविल प्रूफ कर सकते हैं टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन।
या उसके स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग भी दिखा सकते हैं. दोज थिंग्स विल ऑल्सो बी रिलेवेंट. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 1 की बात करें तो इट सेज दैट अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट show that state of mind existed not generally but it reference to particular matter in question. See, generally वो exist नहीं करता था, वो particular matter in question है. For example, अगर हमें किसी की intention proof करनी है तो जनरल इंटेंशन नहीं कि हाँ इसकी तो इंटेंशन ही रहती है सबको हर्ट करने की इसलिए ये सबको मारते चलता है. वी कैनॉट प्रूव दैट. मुझे पर्टिकुलर इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ए तो बी को ही मारना चाहता था, ए की यह इंटेंशन थी कि वो बी को ही चोट पहुंचा सके. ठीक है. दैट इज पर्टिकुलर इंटेंशन. बट वेयर अपॉन द ट्रायल के दौरान अगर कोई भी पर्सन एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का और उसके प्रीवियस कमीशन की बात हो रही है कि उसने प्रीवियसली कुछ ऑफेंस करा था, तो वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. और प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी रेलेवेंट फैक्ट. प्रीवियस कन्विक्शन उसका रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मारने की कोशिश करी, ए पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा और उसके बाद वो छूट गया. उसके बाद दोबारा उसने ए को मारने की कोशिश करी, ए ने बी को दोबारा से मारने की कोशिश करी. तो इस वक्त प्रीवियस कन्विक्शन उसका रेलेवेंट हो जाएगा बिकॉज आपने तो ऑलरेडी कोशिश करी थी बी को मारने की. तो आपने कोशिश करी थी, उस वक्त आप फेल हो गए थे, इसलिए आप दोबारा आ रहे हैं. यहाँ पर आपकी इंटेंशन प्रूफ हो सकती है बाय द प्रीवियस कन्विक्शन. ओके. ये कुछ इलस्ट्रेशन, इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सारे इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो आपको ये सेक्शन पूरी तरह से समझ आ जाने वाला है. सी, एक इलस्ट्रेशन में पढ़ लेती हूँ. A sues B for damages done by a dog of B. B का जो डॉग था वो सबको डैमेज करते रहता था. A ने सू कर दिया B को. B को तो पता था कि मेरा डॉग बदमाश है, वो फेरोशियस है, वो कभी भी किसी को भी काट सकता है. और ये भी फैक्ट उसे पता था कि उस डॉग ने प्रीवियसली एक्स वाई और जेड को भी काटा है और उन लोगों ने भी कंप्लेन करी थी बी को. तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर रेलेवेंट हो जाने वाले हैं. किस चीज में रेलेवेंट होंगे स्टूडेंट्स? तो ये नॉलेज में रेलेवेंट होने वाले हैं. बी को नॉलेज थी, बी न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके. बी को ये नॉलेज थी, तो ये नॉलेज में रेलेवेंट फैक्ट हो जाने वाले हैं. ओके. तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशंस. अब ये इलस्ट्रेशन हम देखते हैं. ए इज चार्ज्ड विद शूटिंग एट बी. ए पर चार्ज लगाया गया कि आपने बी को तो शूट करा है क्योंकि आपकी इंटेंशन थी उसे मारने की. एंड इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंशन हम फैक्ट दिखा देंगे कि प्रीवियसली भी ए ने बी को शूट करा है और इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं. ओके. इसकी हम एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट. इलस्ट्रेशन जे सेज दैट ए इज चार्ज्ड विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी. ए पर चार्ज लगाया गया कि उसने थ्रेटनिंग लेटर्स दिए हैं बी को. थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी. उसने प्रीवियसली भी बी को लेटर्स भेजे थे, थ्रेटनिंग लेटर्स. तो वो सारे लेटर्स प्रूव किए जा सकते हैं उसकी इंटेंशन शो करने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी दैट इज हिज वाइफ. क्या ए ने अपनी वाइफ पर क्रुएल्टी करा है? उनकी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग दिखाते हैं टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एलिज्ड क्रुएल्टी. क्रुएल्टी के जस्ट पहले या जस्ट बाद उनकी क्या फीलिंग्स थी टुवर्ड्स ईच अदर, ये चीजें हम प्रूव कर सकते हैं फॉर दी एंड दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट. ओके. क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन. ए ने स्टेटमेंट दिया था ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी. तो बॉडीली फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों चीजें स्टूडेंट्स रेलेवेंट है इस सेक्शन में, दैट मीन सेक्शन 12 में. नाउ कम्स सेक्शन नंबर 13. इट टॉक्स अबाउट फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. कोई भी ऐसा फैक्ट स्टूडेंट्स जो ये दर्शा रहा है कि जो एक्ट है हमारा वो एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार घर खरीदती हूँ, उसकी इंश्योरेंस कराती हूँ और वो घर किसी भी कारणवश जल जाता है और मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर लेती हूँ. एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, बार बार मेरे ही साथ ये चीज क्यों हो रही है? तो इससे ये पता चल रहा है ये एक्सीडेंटल तो नहीं है, आप इंटेंशनली अपना घर जला रहे हैं और आप बार बार इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर रहे हैं. दिस इज इंटेंशनल.
तो कोई भी ऐसा फैक्ट स्टूडेंट्स जो ये प्रूव करता है वेदर योर एक्ट इज एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल, तो दोज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 13। सिर्फ इतनी सी बात करी गई है, ठीक है। और हम एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है वो कैसे देखेंगे, वो हम सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस से देखते हैं। बार बार एक ही चीज है, बार बार एक ही एक्सीडेंट आपके साथ कैसे हो सकता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशनल है। Section 14 talks about the existence of course of business when relevant. Existence of course of business. See, जब ये क्वेश्चन है क्या ये पर्टिकुलर एक्ट किया गया है या एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस के द्वारा किया गया है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो चीजें हो रही है नॉर्मली जो कि नेचुरली होती थी, तो वो चीजें रेलेवेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए को अगर एक लेटर भेजना है बी को, उसने जाके पोस्ट ऑफिस में वो लेटर जमा करा या फिर पोस्ट बॉक्स में उसने लेटर डाला और वहां से वो लेटर गया पोस्ट ऑफिस, जो ऑफिस है उस जगह पर गया फॉर दी पर्पस ऑफ चेकिंग, उसके बाद उसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो कोर्स ऑफ बिजनेस है नेचुरली तो इसी प्रोसेस में कोई भी लेटर ट्रांसफर करा जाता है, डिलीवर करा जाता है, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 14। ओके, आप इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। क्वेश्चन इज वेदर पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। हमें ये पता करना है कि क्या जो पर्टिकुलर लेटर है इसे डिस्पैच करा गया। फैक्ट ये है कि इट वाज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देखा जाए तो सारे लेटर्स जिस प्रोसेस से जाते थे, जिस कि सारे लेटर्स को सर्टेन प्लेस में रखा जाता था और वहां से पोस्ट करके ले जाया जाता था, और इस लेटर के साथ भी वैसा ही करा गया, तो ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएगी। B illustration says that the question is whether particular letter reached A. क्वेश्चन अगर ये उठता है कि क्या A के पास पर्टिकुलर लेटर पहुंचा है, और फैक्ट ऐसे हैं कि जो कोर्स ऑफ बिजनेस हमारा था उसके अकॉर्डिंग इसे पोस्ट करा गया, और अगर हम पोस्ट करते हैं और लेटर नहीं पहुंचता है किसी पर्सन के पास तो उसे रिटर्न कर दिया जाता है, वो वापस आ जाता है। और इस लेटर के साथ क्या हुआ कि वो रिटर्न तो नहीं हुआ रिटर्न लेटर ऑफिस के द्वारा, इसका ये मतलब है कि ए के पास लेटर पहुंच गया तभी वो वापस नहीं आया है, तो दिस विल बी रेलेवेंट एज पर द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोर्स ऑफ बिजनेस हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, तो उसके लिए हम सेक्शन नंबर 14 में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा एडमिशन का टॉपिक शुरू होता है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एडमिशन। ओके, सेक्शन नंबर 15 से एडमिशन स्टार्ट है। सबसे पहली बात, सेक्शन 15 में हम डेफिनेशन देखते हैं। एडमिशन होता क्या है? एडमिशन एक तरह का स्टेटमेंट होता है, हम एडमिट कर रहे हैं, किसी भी चीज की स्वीकृति दे रहे हैं। ओके, स्वीकृति होती है ये। तो कोई भी ऐसा एडमिशन स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है, या तो हम ओरल में कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री में कर सकते हैं, और अब तो भाई हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि किसी इन्फरेंस को सजेस्ट करता है किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। कोई भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग हमने कोई भी स्टेटमेंट दी, जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलेवेंट है, किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया है, तो उसे हम एडमिशन कहते हैं। ओके, ये थी हमारी स्वीकृति की डेफिनेशन। ये मौखिक भी हो सकती है, दस्तावेजी भी हो सकती है, दैट मीन्स ओरल और डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई इन्फेरेंस ड्रॉ कर रही है, उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन कहते हैं। नाउ कम्स सेक्शन 16, इट टॉक्स अबाउट कि एडमिशन कौन से पर्सन है जो एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सी 5 तरह के लोग होते हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो पार्टी है, पार्टी तो एडमिशन करेगी ही। whom the court regards under circumstances of case as expressly or impliedly authorized by him to make them। जो भी पर्सन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड हैं, वो स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो हम उन्हें एडमिशन मानेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी पार्टीज टू द सूट जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रही है, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में अगर कोई सूट हुआ था, ए ने स्टेटमेंट नहीं दिए, ए ने कहा कि सी तुम जाओ, तुम जाकर स्टेटमेंट दे दो, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर यहाँ होल्ड कर रहा है। ठीक है, और जब तक कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड करेगा तभी वो सिर्फ एडमिशन दे सकता है, उसके अलावा कभी भी नहीं। ठीक है, एंड कोई भी पर्सन जो कि प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट, प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट अगर कोई भी पर्सन ले रहा है तो वो पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। ओके,
तीसरी बात, कोई भी पर्सन जिसके द्वारा हमने इंटरेस्ट डिराइव करा है, जिसके द्वारा हमारे पास ये इंटरेस्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है एक्स, ओके, उस लैंड के लिए डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए ये कह रहा है कि सी ने मुझे ये लैंड दिया है, बी कह रहा है कि सी ने मुझे ये लैंड दिया है। तो अब सी के द्वारा इंटरेस्ट डिराइव किया जा रहा है, तो सी की जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी रेलेवेंट एज एडमिशन अंडर दिस सेक्शन, ओके। और जो पार्टीज के जो एजेंट्स होते हैं वो भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ओके। एजेंट की बात यही दी हुई है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, पार्टीज के द्वारा या फिर उनके एजेंट्स के द्वारा। तो ये हमारे 5 लोग थे, दैट मीन्स पार्टीज दे सकती है, एजेंट दे सकते हैं एडमिशन, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहे हैं वो एडमिशन दे सकते हैं, प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट जिनके पास है वो स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, एंड फाइनली जिसके द्वारा हमने इंटरेस्ट डिराइव करा है वो पर्सन एडमिशन दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे स्टेटमेंट मेड होने चाहिए ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, ओके। आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, आप कंटिन्यू कर रहे होने चाहिए इंटरेस्ट होल्ड करने के लिए, तभी आप एडमिशन दे सकते हैं, ओके। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट एडमिशन बाय पर्सन whose position must be proved as against party to the suit। सेक्शन नंबर 17 जो हमारा है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 16 का। इट सेज दैट स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन, जो भी पर्सन जो पोजीशन इन क्वेश्चन होल्ड कर रहा है स्टूडेंट्स, वो पर्सन स्टेटमेंट दे सकता है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन, जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी नेसेसरी है प्रूव करने के लिए एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। इसे आप सिर्फ एक वर्ड से याद कर लीजिए, दैट इज पोजीशन इन क्वेश्चन, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ मैं। सी, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट, ये सारे स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएंगे। इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी, उस पोजीशन या लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आप कुछ बात कह रहे हैं इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम, एंड इफ दे आर मेड व्हाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाइज सच पोजीशन, और आप वो पोजीशन होल्ड करने चाहिए जब आपने ये स्टेटमेंट दिए हैं, ओके। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी ने ए को सू करा फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी। ए ने बी को अपना एजेंट बनाया था या एम्प्लॉय करा था कि बी तुम जाओ सबसे रेंट कलेक्ट कर लो मेरे लिए। बी ने सबसे रेंट कलेक्ट किए, बी ने ए को एम्प्लॉय करा था स्टूडेंट्स, बी ने ए को एम्प्लॉय करा है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कि ए तुम जाओ सबसे रेंट कलेक्ट कर लो। ए ने सी से रेंट नहीं कलेक्ट करा, अब बी ने ए को सू कर दिया कि तुमने सी से क्यों नहीं रेंट कलेक्ट करा। ए ने डिनाई कर दिया कि सी के द्वारा तो कोई रेंट आपको देना ही नहीं है। तो अब सी से पूछा जाएगा कि क्या सी तुम्हें बी को रेंट देना है, तो सी की जो स्टेटमेंट है दैट मीन्स यहाँ पे पोजीशन इन क्वेश्चन, सी के पोजीशन की बात हो रही है। सी से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें रेंट देना है बी को अभी या नहीं देना है, तो ये वो रेलेवेंट हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी टू सूट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि बनाया गया बाय पर्सन टू whom a party to suit has expressly referred for information। सी, स्पेसिफिकली अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछने आता है, सपोज आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट, और मैंने कह दिया स्टूडेंट्स आप मुझसे मत पूछिए, बी पर्सन है, बी पर्सन से आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सही सही जवाब देगा, दैट मीन्स मैंने रेफर कर दिया बी को। तो बी अब जो भी स्टेटमेंट देगा दैट विल बी एडमिशन एज पर सेक्शन 18, ठीक है। क्वेश्चन सी, यहाँ पे क्या इलस्ट्रेशन है, वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। क्वेश्चन ये था कि ए ने बी को एक घोड़ा बेचा, क्या वो घोड़ा साउंड स्टेट में है। ए से बी ने पूछा कि ये घोड़ा तो ठीक है ना दिमाग से, ए ने बोला कि जाके सी से पूछ लो, सी को सारी चीजें पता है इस घोड़े के बारे में। तो अब सी की जो भी स्टेटमेंट होगी दैट विल बी रेलेवेंट। तो सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट दी रेफरेंस, ओके, आप इसको रेफरी वर्ड से याद रख सकते हैं। सेक्शन 17 को आप पोजीशन इन क्वेश्चन से याद रखिएगा, सेक्शन 18 को रेफरी वर्ड से याद रखिएगा। Section 19 talks about the proof of admission against person making them and or by or on their behalf। See, Section 19 बहुत ही easy section है। 19 में बोला जा रहा है कि कोई भी एडमिशन, कभी भी कोई पर्सन अपने
बिहाफ पे नहीं दे सकता। मतलब अपनी तारीफ में आप कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाले हैं। अपने अगेंस्ट आप बोलिए कि हाँ हाँ मेरी गलती थी, उस चीज को कोर्ट मान लेगी। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो बी को पैसे दिए, बी ने मुझे वापस नहीं दिए हैं, उस चीज की एडमिटेंस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीन एक्सेप्शन है। इन तीन मामलों में अगर आप अपने फेवर में भी कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं तो उस चीज को कोर्ट मान लेगी। सबसे पहली बात, अगर आपने सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट दिया है, 26 में हम डाइंग डिक्लेरेशन देखते हैं, कोर्स ऑफ बिजनेस में देखते हैं, कई सारे उसमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं टोटल। ओके, तो एडमिशन बोला गया कि अगर आप इन चीजों के द्वारा, सपोज डाइंग डिक्लेरेशन के दौरान आपने कह दिया कि मुझे तो बी ने स्टैब करा था, ये स्टेटमेंट आपके फेवर में यूज हो सकता है। जबकि जनरल रूल हमारा क्या है कि एडमिशन किसी भी पर्सन के फेवर में नहीं यूज होता है। और इसके बाद दूसरी बात क्या कही गई, तो सबसेक्शन 2 is saying that an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of statement of existence of any state of mind or body। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी प्रूव करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप प्रूव कर सकते हैं, एंड इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। लेकिन उसे आपको कंडक्ट के साथ प्रूव करना पड़ेगा। सी, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी इंटेंशन तो नहीं थी चोरी करने की, तो अगर आप अपना कंडक्ट दिखा दें कि मैं तो इस पर्सन के घर गया था सिर्फ ये बुक रखने गया था, ठीक है, मैं कुछ वहां से चोरी करके नहीं ला रहा था, मैं तो सिर्फ बुक रखने गया था, तो आप अपने कंडक्ट वहां दिखा दीजिए। तो स्टेट ऑफ माइंड अगर आपको अपना शो करना है कि नहीं मुझे इंटेंशन नहीं थी या मुझे नॉलेज नहीं थी, सपोज आपके पास बहुत सारे स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जा रही है, तो कोर्ट को क्या लगेगा कि आप या तो चोरी का माल डील करते होंगे या तो आप चोरी करते होंगे, यही प्रिज्यूम किया जा सकता है ना इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर। तो आप अगर अपना कंडक्ट शो कर दें कि मेरे पास जो माल था, जो जो भी सब्सटेंस थे मेरे पास, वो तो मैंने किसी थर्ड पर्सन को मैंने जेन्युइन अमाउंट में बेचा है। बिकॉज चोरी का माल तो लोग सोचते हैं कि आधे प्राइस में या किसी भी तरह से साइड कर दो जल्दी से जल्दी, मेरे पास नहीं रहने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कंडक्ट से ये प्रूव कर रहे हैं कि मैंने तो जेन्युइन रेट पे मैंने ये चीजें बेची है, तो दैट विल बी योर कंडक्ट। इससे पता चलेगा कि हाँ आपको सही में नॉलेज नहीं थी कि ये जो सब्सटेंस है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी अगर आपको प्रूव करना है, आप अगर कंडक्ट के साथ प्रूव कर दे रहे हैं तो आप अपने फेवर में भी एडमिशन दे सकते हैं। एंड तीसरी बात, कोई भी एडमिशन को प्रूव करा जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। एडमिशन के अलावा किसी और तरीके से आपने कहीं कोई स्टेटमेंट कही है तो वो चीजें रेलेवेंट हो जाने वाली है, आप अपने फेवर में तब एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सी, ये इलस्ट्रेशन मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। ठीक है, ए पर एक्यूजेशन लगा था कि ही हैज रिसीव्ड स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। उसने ये प्रूव करा कि उसने रेफ्यूज कर दिया था कि मैं मार्केट वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग ही बेचने वाला हूँ, ऐसे नहीं बेचूंगा। तो ये स्टेटमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं, उसके कंडक्ट से हमें पता चल रहा है, उसका कंडक्ट इटसेल्फ इतना एक्सप्लेनेटरी है कि हाँ उसे तो सच में नहीं पता था कि ये चोरी का माल है। दैट्स व्हाई ही इज सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट वैल्यू। तो दिस विल बी एन एडमिशन, ओके, इवन इफ उसके फेवर में ये चीज बोली गई है। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रूव करना है तो हम उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में लेकर आते हैं, ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें हम ओरल एडमिशन भी प्रूव कर सकते हैं एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात, अगर हमें ये शो करना है कि कंटेंट की जेन्युइननेस अगर हमें दिखानी है, ओके, कि ये कंटेंट जेन्युइन है या नहीं, तो उसके लिए हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम ये प्रूव कर दें कि हम तो इंटाइटल्ड है यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, ठीक है, या तो हम सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड हैं या फिर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ इन क्वेश्चन, तो इन 2 मामलों में हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट द एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल मामलों में एडमिशंस कब रेलेवेंट हो जाते हैं, तो इट सेज दैट सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रेलेवेंट। जनरली कोई एडमिशन रेलेवेंट नहीं है इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन,
or under circumstance from which the court can infer that parties agreed together that evidence of it should not be given. क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि अगर हमें एडमिशन देनी है, हमने सपोज ए एंड बी ने कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट करना चाहा था कि छोड़ो कोर्ट में क्या ये मैटर लेकर जाना, चलो बाहर में ही कुछ पैसे वैसे देकर हम ये केस को ओवर कर देते हैं, लेकिन बी पर्सन नहीं माना, ए ने ये ऑफर तो दिया था, बी ने नहीं माना, तब बी अब कोर्ट में जाकर ये बता नहीं सकता है कि ए तो मुझे पैसे देकर बाहर सेटलमेंट के लिए कह रहा था। यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। आपने अगर एक्सप्रेस कंडीशन में ये कह दिया कि बाहर जो हम सेटलमेंट कर रहे थे या तो तुम बाहर यहाँ सेटल कर लो, अगर कोर्ट में जाएंगे तो जेन्युइन हम लोग लड़ाई ही करके अपना सूट क्लियर आउट करने वाले हैं, ओके। तो ये हमारा एक्सप्रेस कंडीशन में अगर हमने कह दिया है कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं इसे हम एडमिशन में नहीं लेंगे या सिविल केसेस में हम एज एन एडमिशन नहीं देने वाले हैं, तो उसमें आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी एक एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक्सेप्शन मिलती है। इट सेज दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट। किसी भी एडवोकेट को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा अगर वो सब सेक्शन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग ऑफ सेक्शन 132 उसे कंपेल किया जा सकता है कि आप एविडेंस दीजिए। अगर किसी भी एडवोकेट को कंपेल किया जा सकता है एज पर सेक्शन 132, तो उसको यहाँ सेक्शन 21 की एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली है। आपको तो कोर्ट में बोलना ही पड़ेगा जो भी बोलने को कहा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा एडमिशन का पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा चिंता मत करिए, मैं केस लॉज की एक अलग से वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। मैं सारे सेक्शंस की इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको लिखवा दूंगी, बता दूंगी। फैक्ट्स भी हो सके तो मैं बता दूंगी। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ केस का नाम याद रखना पड़ता है कि अगर हमें रेस जेस्टे के बारे में बात करना है, जैसे मैंने सवलदास का केस बताया, तो रेस जेस्टे में सवलदास का केस इंपॉर्टेंट है, तो सवलदास केस आपसे पूछा जाएगा तो उसमें क्या चीज़ हेल्ड करा गया था, तो आप रेस जेस्टे बोल दीजिए, दैट विल बी इनफ, क्योंकि उतना ही लिखना रहता है हमें, प्री में तो सिर्फ टिक करना है ना, और ये प्री पर्पस के लिए ही बेसिक है, ठीक है। और ये आपके जुडिशरी में, दैट इज छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, गुजरात जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, और जहां पर भी नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाने वाले हैं उन जगहों पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी 5 वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्ट कंप्लीट करवा दूं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लेकर आने वाली हूँ, सिर्फ 5 वीडियो स्टूडेंट, सिर्फ 5 वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, एंड डेफिनेटली अगर आप उसके बाद एक बार भी सिर्फ बैरेक्ट पढ़ते हैं ना, पूरा एक्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।